हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग भैसज्य कल्पना यानी कि रसशास्त्र में भैसज्य कल्पना पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 जो टॉपिक हैं वो कवर कर रहे थे और इसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कवर करेंगे टॉपिक नंबर 5 जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे यंत्रों प्रकरण। ठीक है, तो इसमें भी कौन से यंत्र इंपॉर्टेंट है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन याद रखना है। रसो नियंत्रेण येन यंत्र तदीपि पूछेत, यानी कि जिस साधन के द्वारा पारद नियंत्रित होते हैं उसे यंत्र कहते हैं। तो जिस साधन के द्वारा पारद नियंत्रित होता है उसे यंत्र कहते हैं। फिर बोला गया है यंत्रेते निम्यते बध्यते रक्ष्यते व पारदादि स्नोष्योत तद्यथा यंत्रम, यानी कि पारद आदि द्रव्य को जिस उपाय द्वारा नियंत्रित या नियमित या बद्ध तथा रक्षा की जाती है उसे क्या कहते हैं? यंत्र कहते हैं। तो पारद आदि द्रव्य को जिस उपाय द्वारा नियंत्रित, नियमित या बद्ध या रक्षा की जाती है उसे क्या कहते हैं? यंत्र कहते हैं। अब इसके विषय में बताए गए हैं। पहला है आपका दोला यंत्र। ठीक है, तो दोला यंत्र के विषय में क्या बोला गया? तो दोला यंत्र इस प्रकार से दिखता है। ओके, तो ये पिक्चर आपको बनाना है दोला यंत्र का। ठीक है, ये आपकी अग्नि हो गई, यहाँ पे जल रहे वो, ये आपके अंदर द्रव्य हो गया। ठीक है, जो आपको शोधन करना है वो घटक द्रव्य को यहाँ पे अपन लोगों ने लगा दिए हैं। ये आपका क्या हो गया? लकड़ी की शलाका हो गई, यहाँ पर लटकाए हैं। ठीक है, और ये पोटली हो गया। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, दोला यंत्र क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक्सप्लेन फ्रॉम फिगर। ठीक है, तो पहले तो यही है, आपको ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है कि इसमें कोष्ठी होती है अग्नि देने के लिए। ठीक है, इसके अलावा घड़ा होते हैं जिसमें द्रव्य भरा होते हैं, एक शलाका होती है। ठीक है, तो ये आपको पहले बताना है। फिर इसके बाद में बोला गया है कि द्रव्य की कपड़े से बंधी हुई पोटली यानी कि पेंडुलम की तरह लटकती रहती है, जो कि तल को स्पर्श नहीं करती है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पेंडुलम की तरह लटक रही है जो तल को स्पर्श नहीं करती है। द्रव्य के रूप में वानस्पतिक स्वरस, क्वाथ, क्षारीय जल, अम्ल द्रव्य, दूध आदि का उपयोग किया जाता है। तो द्रव्य के रूप में क्या क्या यूज कर सकते हैं? ये लिक्विड के रूप में। ठीक है, तो ये लिक्विड के रूप में अपन लोग स्वरस, क्वाथ, ठीक है, वनस्पति का क्षारीय जल, अम्ल द्रव्य तथा दूध, इनका उपयोग कर सकते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है। इन यंत्र के द्वारा पारद का स्वेदन किया जाता है। तो इन यंत्रों के द्वारा क्या करते हैं? पारद का स्वेदन कहते हैं। इफ पोटली टच द बॉटम, अगर पोटली जो है वो टॉप बॉटम को टच करती है तब उस कंडीशन में अपन ड्रग मेटल, ठीक है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं आपका जो, हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर जो पोटली है, पोटली टच द बॉटम, तो इसमें बोला गया ड्रग मेटल रहता है तब टच कर सकते हैं, और क्वाथ जो है, ठीक है, तो उस कंडीशन में टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। तो ये पिक्चर आपको बनाना है। ठीक है, शॉर्ट नंबर के लाते हैं। बाकी एक और चीज़ ऐड कर लेना, आवश्यक द्रव्य करके, और उसमें जो मैंने ऊपर में बताया पहले, ये है घड़ा है, घड़ा चाहिए अपने को। ठीक है, कोष्ठी चाहिए अपने को। ठीक है, सलाका चाहिए, ये सब लिख लेना। ठीक है, फिर होता है डमरू यंत्र। तो डमरू यंत्र में भी आवश्यक घटक करके लिखना, और उसके अंतर्गत क्या चाहिए? तो आपको कपड़ा चाहिए, घड़ा चाहिए, घट यानी कि घड़ा 2 ठो। इसके अलावा आपका कपड़ मिट्टी के लिए आपको मुल्तानी मिट्टी चाहिए संधि बंधन करने के लिए, एक अंगार कोष्ठी चाहिए। तो ये सारे एसेंशियल रिक्वायरमेंट सामग्री हो गए। अब बात करते हैं इसमें कैसे करके होते हैं। तो इसका जो प्रयोग है यहाँ पे बताया गया है। इसमें हाँ यूजेस लिख लेना कि भस्म का मतलब जो आपके शोधन वगैरह के लिए अपन दोला यंत्र का यूज करते हैं। ठीक है, तो यूजेस करके लिख लेना, शोधन के लिए अपन जो है दोला यंत्र का यूज करते हैं। डमरू यंत्र के विषय में बताया गया है कि डमरू यंत्र रस भस्मों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा पारद तथा सांख्यिकी द्रव्य को ऊर्ध्वपातित करने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो पारद एवं सांख्यिकी जो द्रव्य है उसको ऊर्ध्वपातित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इनमें नीचे वाला पात्र जो अग्नि के संपर्क में रहते हैं उसमें वनस्पति से मर्दित पारद रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हिंगलोत्थ जो पारद प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
साथ ही साथ रस बंधन भी किया जाता है, मतलब दो घड़े को अपन आपस में लगाएंगे, फिर कपड़ मिट्टी करेंगे। कपड़ मिट्टी करने के बाद में जिसका अपने को शोधन करना है उसको इधर से अपन अग्नि देंगे, फिर ऊपर वाला जो रहेगा घड़ा उसके ऊपर वो एकत्रित होता जाएगा, क्योंकि ठंडा जो कपड़ा है वो ऊपर रखे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में आपका स्थालिक यंत्र के विषय में बताया गया है। तो स्थालिक यंत्र इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, प्लेट टाइप। तो धातुओं को मृदु करने के लिए तथा मल व विष विष का नाश करने या विषाक्तता जो होती है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए स्थालिक यंत्र का यूज किया जाता है। तो धातुओं को मृदु करने के लिए तथा मल की विषाक्तता को दूर करने के लिए स्थालिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पालिका जो यंत्र होते हैं, तो पालिका जो यंत्र होते हैं इसका उपयोग जो है पारद में गंधक जारण के लिए तथा कज्जली से परपट्टी निर्माण के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग पारद में गंधक जारण के लिए तथा कज्जली से परपट्टी निर्माण हेतु किया जाता है। तो यह पालिका यंत्र में बताया गया। फिर स्वेदनी यंत्र के विषय में बात करते हैं। तो स्वेदनी यंत्र में क्या बोला गया है, तो स्वेदनी यंत्र के विषय में अपन बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है इसके द्वारा द्रव्य का स्वेदन किया जाता है, जिसमें शुष्क एवं कठिन द्रव्य मृदु हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्वेदनी यंत्र के द्वारा क्या करते हैं अपन लोग, द्रव्यों का स्वेदन करते हैं, जिसमें आपके शुष्क द्रव्य कठिन द्रव्य मृदु हो जाते हैं। ठीक है, शुष्क और कठिन द्रव्य क्या होते हैं, मृदु हो जाते हैं। इस यंत्र से गंधक का शोधन किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा स्वेदनी यंत्र इस प्रकार से होते हैं, घड़ा होते हैं, ऊपर में ये सराव है। ठीक है, छोटा सा जैसे प्याली टाइप था ना, सराव है, इसमें भी द्रव्य भरा होगा, इसमें भी द्रव्य भरा होगा। ये चूल्हा है, ये अग्नि दे रहे हैं। ठीक है, द्रव्य है, वाष्प ऊपर की ओर जम रहे हैं, वस्त्र से कवर है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि शुष्क होता है, कठिन होता है, मृदु हो जाता है। ठीक है, इस यंत्र में गंधक का शोधन किया जाता है। तो ये स्वेदनी यंत्र से क्या है, गंधक का शोधन करते हैं। द्रव्य का मल भाग वाष्प से बने जल में घुल करके टप टप करके नीचे के पात्र में एकत्रित हो जाते हैं तथा द्रव्य जो है वो शोधित हो जाते हैं। तो ये स्वेदनी यंत्र में बताया गया। फिर आता है आपका बालू का यंत्र। ठीक है, तो बालू का यंत्र कैसा होते हैं, तो बालू का यंत्र ये देख लो। ठीक है, एक बड़ा आपका बर्तन होगा। ठीक है, सॉरी, एक बड़ा बर्तन होगा। एक बड़े बर्तन में अंदर में ये कांच की कूपी है, इसको अपन लोगों ने कपड़ मिट्टी किया हुआ है। बालू मतलब इसके चारों ओर हमने क्या है, रेत डाल दिया है, बालू डाल दिए हैं। नीचे अग्नि देने के लिए आपका अग्नि है। ठीक है, जो भी द्रव्य जिसका हमने शोधन वोधन करना है उसको यहाँ पे द्रव्य को डाल देंगे। ठीक है, या फिर जो भी आपको मारण करना है या फिर कुपिपक्व रसायन बनाना है उस द्रव्य को यहाँ पे डाल देंगे, फिर इधर से अग्नि देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसका यंत्र होता है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है बोतल पर 1 अंगुल मोटी 7 बार कपड़ मिट्टी सुखा लें। तो ये जैसे मैंने बोला, कपड़ मिट्टी यानी कि मुल्तानी मिट्टी को कपड़े में गीला करके उसको 7 बार करके अपन सुखा लेंगे, और उस बोतल में 3 भाग पारद युक्त औषधि भर देते हैं। ठीक, तथा तृण जब तक न जल, मतलब यहाँ पे बोला गया है तृण जब तक जल न जाए पाक करें। इस यंत्र के द्वारा गंधक जारण यानी कि कुपिपक्व जो रसायन है उसका निर्माण किया जाता है और पारद के गोलक का पाक किया जाता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर है आपका पताल यंत्र। ठीक है, तो पताल यंत्र इस प्रकार से होते हैं, इसको अपन गड्ढा, नीचे में गड्ढा खोद देते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर में इसको डालते हैं, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, पताल यंत्र बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हांडी होते हैं। ये हांडी के चारों ओर क्या लगे रहते हैं, उपले लगे होते हैं। काउडक का सूखा हुआ जो रहता है ना, जिसको सामान्य भाषा में छेना भी बोलते हैं, उसको अपन पूरा ढक देते हैं, फिर उधर से अग्नि देते हैं। ठीक है, औषध द्रव्य अंदर में रहते हैं। इसमें बोला गया एक मिट्टी के हांडी को एक छिद्र युक्त सराव के साथ बांध करके, छिद्र युक्त सराव है, ठीक है, इसके साथ है संधि बंधन, ये बांध दिए हमने। ठीक है, बांध करके उस सराव के ऊपर एक औषध पात्र रख करके संधि बंधन कर देते हैं। अब जमीन में 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदेंगे, जैसे मैंने बोला। ठीक है, गहरा गड्ढा खोदेंगे, खोद करके औषध जो है क्या करेंगे, इस यंत्र को रख देंगे। ठीक है, औषध रखा गया है, फिर यंत्र नीचे की ओर जाता है और इस प्रकार से
उल्टे गड्ढे में डाल देंगे। ठीक है, मतलब ऐसे ही डलेगा जैसा दिख रहा है पिक्चर में। फिर मिट्टी वाली हांडी का जो पैदल वाला भाग है ऊपर की ओर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका बोला गया है कि अब मिट्टी की हांडी वाली पात्र के ऊपरी नीचे उपलों से क्या है सजा देंगे और अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। ठीक है, तो वही है, पूरे साइड ऊपर से सजा दिए, फिर अग्नि प्रज्वलित कर दिए। स्वांगशीत होने पर सावधानी पूर्वक यंत्र को बाहर निकालकर नीचे वाले पात्र को पृथक कर उसमें एकत्रित तेल आदि द्रव्य को ग्रहण कर लेते हैं। इस यंत्र में हांडी के अंदर पहले ही द्रव्य भर दिया जाता है। इसे पाताल यंत्र कहते हैं। इसका उपयोग गंधक से तैल निर्माण के लिए, भदलातक तैल निर्माण के लिए, विश्वामित्र कपाल स्नेह बनाने के लिए, ये जो है आपका बताया गया है। ठीक है, इन सभी के लिए पाताल यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका होता है पातन यंत्र। ठीक है, पातन जो यंत्र होता है ये अलग अलग प्रकार का होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपका ऊर्ध्वपातन यंत्र के विषय में बताया गया है। इसमें दो मजबूत हांडियाँ होती हैं, एक हांडी बड़ी, एक हांडी छोटी। पिक्चर दिखाऊंगा नीचे में और क्लियर हो जाएगा। बड़ी हांडी का जो तली होता है वो 16 अंगुल विस्तार वाला होता है। बड़ी हांडी का बाहरी तल 8 अंगुल चौड़ा तथा 10 अंगुल लंबा और 4 अंगुल ऊंचे मिट्टी का तोयधार बना करके सुखा लेते हैं, जिससे उसमें पानी रुके। पुनः चूना, मंडूर चूर्ण, गुड़, भैंस का दूध समान भाग में मिलाकर उस द्रव्य से लेप कर सुखा लेना चाहिए। अब छोटी हांडी में पारद आदि औषधि रखें और ऊपर में तोयधार, यानी कि ये देखो, अभी पिक्चर देखो तो समझ में आएगा। इस प्रकार से होता है ऊर्ध्वपातन यंत्र। एक हांडी है, इसके ऊपर दूसरा हांडी है। ठीक है, एक हांडी हो गई, इसके ऊपर दूसरा हांडी हो गया। लंबाई वगैरह यहाँ पे बता दिया गया है कि 10 अंगुल, 10 अंगुल, 4 अंगुल लंबाई, ऐसा करके। ठीक है, तो ये अपन लोगों ने रख लिया। ये तोयधार पात्र है ऊपर वाला। ठीक है, तो इसको अपने को रखना है, वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। इसके बाद में बोला गया जिसमें छोटी हांडी का मुख बड़ी के मुख में घुस जाए। ठीक है, तो छोटी हांडी का मुख जो है बड़ी के मुख में घुस जाए, वो संधि बंधन करके सुखा लेंगे। चूल्हे पर चढ़ा करके अग्नि में पाक करेंगे। तोयधार में पानी भर देंगे। पानी गर्म होने पर निकाल करके ठंडा पानी भरते हैं। पारद जो है वो नीचे की ओर आकर के ऊपर की हांडी में जमा हो जाता है, जिससे स्वांगशित करके रगड़ करके इकट्ठा कर लेते हैं। यह ऊर्ध्वपातन यंत्र कहलाते हैं और इसका उपयोग हिंगुल से पारद निकालने के लिए किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अधपातन यंत्र इस प्रकार से होगा, एक हांडी के मुख के ऊपर एक हांडी रहेगा। ऊपर साइड हम यहाँ पे अग्नि देंगे, यहाँ पे उपले लगा करके यहाँ पे अग्नि देंगे, तो नीचे में यहाँ पे आपका एकत्रित होगा। ठीक है, ये कौन सा है, पारद के दोषों के निर्हरण के लिए इसका यूज किया जाता है। तिर्यक पातन में ऐसे एक जो नली है उसकी सहायता से दो यंत्र को जोड़ देंगे, इधर अग्नि देंगे, तो इधर जो है आपका स्वांशित होकर के आपका जो भी शोधन है वो होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। फिर होता है भूधर यंत्र। तो भूधर यंत्र इस प्रकार से होता है, गड्ढा खोद देते हैं। ठीक है, फिर अंदर में मूषक को अपन डाल देते हैं, ऊपर से अग्नि देते हैं। ठीक है, बालूका वगैरह डाल करके, तो ये भूधर यंत्र है। तो ये चीज़ को याद रखना। भूधर यंत्र का जो डायग्राम है वो इस प्रकार से रहते हैं, इसको एक्सप्लेन आपको खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, गंधक जारण के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर होते हैं विद्याधर यंत्र। तो विद्याधर यंत्र में क्या होते हैं, दो हांडियाँ होती हैं, एक बड़ी हांडी एक छोटी हांडी। ठीक है, ऊपर वाले में शीतल जल होता है, नीचे वाले में पारद द्रव्य होते हैं। तो इस प्रकार से विद्याधर यंत्र होते हैं। फिर होता है कच्छप यंत्र, तो कछुए के समान होगा। ठीक है, इसमें अपन एक बड़ा गड्ढा करेंगे। ठीक है, नाद होते हैं इसमें जमीन में, और उसमें क्या है ऊपर से उपले देते हैं। तो क्या बोला गया है, सर्वप्रथम एक नाद ले और जमीन में गड्ढा खोद करके उसे स्थिर कर दें तथा उसमें जल भर दें। छोटी सी मिट्टी की नाद उस बड़ी नाद में रखें। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला गया है। अब इस नाद में एक मूसा जिसमें विड़ समेत पारद हो उसे एक कटोरी से ढक दें। कटोरी तथा नाद के संधि भाग को 7 बार कपड़ मिट्टी कर सुखा लें। अब उस कटोरी जो मूसा को ढकी हुई है के ऊपरी के ऊपर खदीर अथवा बेर के कोयले को रख करके अग्नि प्रज्वलित करें। इस यंत्र को कच्छप यंत्र कहते हैं। इसमें स्वेदित एवं मर्दित पारद का विड़ के साथ जारण होते हैं।
यह पारद पूर्ण अग्निबल संपन्न होते हैं तथा अपने गर्भ में धातुओं एवं सत्व को शीघ्र द्रवित कर देते हैं। इस यंत्र का उपयोग पारद में वीड़ों का जारण, गंधक जारण, सत्वों को द्रुत एवं जीर्ण करने के लिए किया जाता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। फिर होता है आपका खल्व यंत्र। खल्व यंत्र में बोला गया है रस आदि द्रव्य का सुखपूर्वक मर्दन करने के लिए खल्व यंत्र सर्वोपरि साधन होते हैं। तो रस आदि द्रव्य का सुखपूर्वक मर्दन करने के लिए खल्व यंत्र सर्वोपरि साधन होते हैं। पारद आदि द्रव्य का सुखपूर्वक मर्दन हो सके इसलिए 3 प्रकार के खल्व यंत्र बताए गए हैं। पहला होता है अर्धचंद्राकार खल्व यंत्र, फिर होता है वर्तुल खल्व यंत्र, तीसरा होता है तप्त खल्व यंत्र। ठीक है, जो पाषाण से निर्मित होता है यानी कि पत्थर से निर्मित होते हैं। खल्व के निर्माण के लिए नीला या फिर श्याम वर्ण का दृढ़ स्निग्ध भारी पत्थर का चयन करना चाहिए जो 16 अंगुल ऊंचा, 9 अंगुल चौड़ा, 24 अंगुल लंबा हो तथा मूसल की जो लंबाई है वो 12 अंगुल हो। श्रेष्ठ खरल जो होते हैं वो 20 अंगुल लंबा, 10 अंगुल लंबा होते हैं। ठीक है, फिर अर्धचंद्राकार खलर जो है उसके विषय में बताया गया है। इसकी जो लंबाई होती है, ठीक है, वो 16 अंगुल होती है, चौड़ाई जो होती है वो 10 अंगुल होती है, गोलाई जो होती है वो 7 अंगुल होती है, ऊंचाई जो होती है वो 10 अंगुल होती है तथा मूसली जो की लंबाई जो है वो 12 अंगुल होती है। उपयुक्त खरल जो होता है वो 4 पल पारद के लिए उपयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार वर्तुल खल्व जो होता है इसका जो आपका बेस जो होता है वो 12 अंगुल होते हैं। डिप्थ लंबाई जो होती चौड़ाई जो होती है वो 4 अंगुल होती है और मर्दन में अत्यंत सुखप्रद होता है। फिर होता है तप्त खल्व। तो तप्त खल्व जो होता है वो लोहे का बना 9 अंगुल जो है अभ्यंतर परिणाम वाला होता है, 6 अंगुल गहरा होता है जिसका मर्दन 8 अंगुल होता है। मर्दक जो है यानी कि ये, ठीक है, ये 8 अंगुल का होगा और ऐसा वर्तुल खल्व तप्त खल्व कहलाते हैं। यहाँ पे बताया गया है इस खरल का उद्देश्य अग्नि देते हुए पारद का मर्दन करना होता है। कांत लोह से बना तप्त खल्व अधिक फलदायी होते हैं। तप्त खलर में मूर्छना संस्कार किया जाता है। तो ये चीज याद रखना, पीजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं कि मूर्छना संस्कार किसमें करते हैं। तो मूर्छना संस्कार तप्त खल्व में किया जाता है, तप्त खल्व में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होते हैं। इसका जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा आपका खल्व ही करके आपको टाइप करना है। तो ये PDF ओपन होगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।